अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी होती है जब आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ जी। इसको आपने अपनी ज़िंदगी के ऊपर देखना है और अपने इर्द गिर्द ख़ानदान में और अपने जो तजर्बात है ना उसकी रोशनी में देखना है कि होता क्या है। अल्लाह की ज़ात वाहिद है, बड़ी है। हम कहते हैं सब्र करो और एक्चुअली ऑप्शन कोई होती ही नहीं, तो हम कहते हैं सब्र करो। और खुद भी जो था ना, जब अपने पास कोई ऑप्शन कोई नहीं होती तो कहते हैं यार मैंने तो सब्र कर लिया, हालांकि ऑप्शन ही कोई नहीं होती। सब्र वो होता है कि आप कुछ कर सकते हैं और आप कुछ नहीं करते, असल वो सब्र होता है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर ना 3 दौर ऐसे गुजरे कि वो बहुत कुछ कर सकते थे, पलट के वार कर सकते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। इमरान खान को एक नजायज तौर पर बिठाया गया, उसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। जिस प्रोग्राम पे आया था उस प्रोग्राम पे बेहतरीन तरीके से अमल किया। इस मुल्क की तहस नहस ऐसी तैसी, इस मुल्क की अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। इस मुल्क के डिपार्टमेंट्स के अंदर वो रूह फूंक दी कि जो दबी हुई थी, दबी दबी थी, लेकिन वो आज खुल के जो इंसान इस मुल्क की मुखालफत करते हैं, इस मुल्क को गालियां देते हैं और बड़ा फख्र से देते हैं। मीडिया का देखें, उसने तहस नहस किया, हशर किया। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत कुछ कर सकते थे, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद एक ऐसा दौर आ गया कि उनको कहा गया कि आए जी रेस्क्यू करें जी, ये सब कुछ हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने घर में, खानदान में देखना है कि कुदरत के नज़ारे क्या होते हैं। मियाँ साहब ने कहा अच्छा चलो ठीक है, वाकई में ये गया मुल्क, इस मुल्क के न्यूक्लियर असासे गए और ये मुल्क अपना दिफा करने से रह जाएगा, और जब रह जाएगा तो फिर दुनिया मारेगी इसी तरह से, जैसे फ़लस्तीन को मार रहे हैं, जैसे ईरान इराक की बारी आई हुई है, और जिस तरीके से पूरी दुनिया का हशर हो रहा है, इससे ज़्यादा बुरा हशर जो है ना पाकिस्तान का करेंगे। लेकिन मियाँ साहब ने सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ देखा और हमारे सामने नजर आता है, और किस तरफ देखेंगे, ठीक है ना, और कोई रास्ता भी नहीं है। सब्र किया। भाई को शौक चढ़ गया था वजारत उज़्मा का, उन्होंने की अटेम्प्ट। मैंने डजन्स ऑफ टाइम ये बात कही है कि शहबाज शरीफ साहब अगर कोई मुझे जलते तवे पे बैठ कर ये कहे ना, डजन्स ऑफ टाइम ये बात की है, और उस वक्त में की है जब मैं खुली जो है ना उन पर तनकीद करता था, तनकीद से बढ़कर उनको उनके ऊपर तनकीद करता था कि कोई 1 रुपए का अगर ये कहना कि इन्होंने कोई माली बेनिफिट लिया है तो नहीं लिया, लेकिन बस आगे बढ़ने का शौक था। बहरहाल वो बढ़ गए और वो अल्लाह पाक ने उनको इज्जत भी दे दी, अभी तक जो नजर आ रहा है। और मियाँ साहब जो है ना सब्र करके एक साइड पे हो गए, उन्होंने कहा जी ठीक है, आपकी अना का मसला है तो आप कर लें। और जो कुछ भी हुआ, यानी कि एक जीरो को हीरो बना दिया, और किस तरीके से पाकिस्तान की अदालतें, सब कुछ हमें नजर आया। और फिर हमने ये भी देखा कि जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी वो जलील किस तरह से, आज उन्हीं के अंदर से कुछ लोग आगे आ गए, और जो उनके अंदर थे वो जो हैं अब साइड पे हुए हैं, वो अपनी जान बचा रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि हमने जो माली फायदे उठाए हैं जिस तरीके से, और जिस तरीके से हम, हमारी पांचों घी में हुई हुई हैं, और उस वक्त में जिस तरीके से सिविलियंस ने हमारी इज्जत भी रख ली, पर्दा भी रख लिया। सिविलियंस में बिलखसूस नून लीग ने, पीपल्स पार्टी को मैं इसलिए नहीं कहता, जिस दिन करेंगे मैं एक्सेप्ट करूंगा, कि इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा अपना बेनिफिट लेने का, और माथे पे आंखें रखते हुए कभी देर नहीं करते ये। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि किसी का अगर 10% है और किसी का 90% है, 80% है, तो जो 80% है ना उसको और दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। दोनों को कहा जाएगा कि यार ये इसकी परसेंटेज ऐसी थी, इसकी परसेंटेज ऐसी थी। अब हम देखते हैं कि जनाब ये मरहले से पाकिस्तान निकला। मोदी जो है ना, आप कह लें कि वो दूसरा शख्स है जिसका पाकिस्तान पे एहसान है। पहला जो शख्स है ना इंडिया की जानिब से, वो है वाजपेयी, जिसने ये एहसान किया पाकिस्तान पे। अल्लाह पाक ने उसको वसीला बनाया कि उसने धमाके कर दिए, उसको ज़रूरत ही नहीं थी, उसने धमाके कर दिए। पाकिस्तान ने भी जनाब पलट के धमाके कर दिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसी लम्हे ये कर लिया था कि अब अल्लाह ने हमें मौका दिया, अब नहीं हमने पीछे हटना, नतीजा जो मर्जी हो। और फिर भुगता भी। और ज्यादती करने वाली पाकिस्तान की फौज थी, ये भी
जो क्रेडिट है ये उन्हीं के जिम्मे जाएगा। अगर अच्छा करेंगे तो वो भी, और जो बुरा करेंगे वो भी। उसके बाद क्या होता है कि मोदी साहब को चढ़ दौड़ती है कि जनाब हमारी इकॉनमी बड़ी तगड़ी है, यूं और वूं, और पाकिस्तान जो है ना ये मुआशी हालात में से निकल रहा है और तकरीबन निकल गया है और ये बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो एक धाक थी ना वो छुपी हुई थी। जैसे कि पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी, अभी ये भी कंपेयर किया जाता है कि किस कंट्री के जो एटमी जो ब्लास्ट हैं वो किस क्वालिटी के हैं। तो पाकिस्तान के जो ब्लास्ट है ना वो आप कह लें कि अमेरिकन, फ्रेंच और पाकिस्तान ये हैं जो कि बहुत क्लास के, ठीक है। और वो जो पांचवा जो किया था ना, जो अपना छठा जो चागी से बिल्कुल थोड़े से फासले पर ही जो आखिरी जो किया था 2 दिन के बाद किया था, वो उससे भी बहुत, यानी कि एक ऐसी क्लास है कि जिसके बारे में दुनिया कहती है कि ये टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान ने ले ली है। यानी कि इतना कंट्रोल्ड बम जो है ना पाकिस्तान के पास मौजूद है। ये तो बहुत छोटे से मिसाइल में और यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल में जो है ना ट्रैवल कर सकता है, कि जिसको रुकना ही जो है ना इस वक्त की टेक्नोलॉजी में वो नामुमकिनात में से एक है। इतनी स्पीड से जाता है और इतना छोटी यानी कि पैमाने पे जो है ना ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट बड़ा करना जो है ना वो वारे का नहीं है। तो अब इस बात को आप समझें कि ये सारा कमाल हो गया। अब आपने देखना अपने खानदान में, अपने लोगों में, कि जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देने पे आता है तो कैसे देता है। तो पाकिस्तान उस बहरान से भी निकल गया। यानी कि मोदी साहब ने, अल्लाह पाक ने वसीला बनाया, उनको चुभल हुई, वो इसराइल के कहने में आ गए कि जी पहले जरा आप पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करो, उधर से हम जो है ना ईरान पे मारेंगे और फिर हम दोनों मिलके मारेंगे। और पूरी जो है ना जो वेस्टर्न जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम बड़े डेमोक्रेट है और हम ऐसे हैं, सिविलाइज्ड है, सब मिलके हमारे साथ मारेंगे, ठीक है। ये गिद्दड़ कोट लगाएंगे, ये है इंसानियत, ठीक है। ये पड़ी है इंसानियत आप कह लें। वहां पे पाकिस्तान जो है ना स्टैंड ले जाता है। उसके बाद ईरान की बारी आ जाती है। ईरान के को उसी वक्त में जब ये सूरत हाल चल रही होती है, उससे पहले से पाकिस्तान ईरान को इक्विप्ड किया जा रहा था। ये बातें मैंने उसी वक्त बताई थी। तो ये बात मैं नहीं बता रहा था, ये बहुत सारे लोग बता रहे थे, मैं तो किसी की सुन के बता रहा था। अब क्या होता है, अब आज देख लें जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब जनाब, वो अमेरिका में हैं, दौरे पे हैं, और अचानक जनाब बात शुरू होती है। फिर उसके बाद उनकी सिक्योरिटी को तो जो ना थोड़ा सा वो होता है कि ब्रीच दी जाती है, यानी कि यूथियों को इतला दी जाती है। वो आगे से हुटिंग शूटिंग करते हैं, यूथियों खुश हो जाते हैं। बाद अजा भी समझ में आता है कि जनाब नहीं। तो फिर वो जो है ना डील के माहिर हैं। अब वो जनरल साहब का दिमाग खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आप ही हैं जी सब कुछ, आप ही इस मुल्क को संभाले हुए हैं, आप ही चलाए हुए हैं। ये बात मैं कह रहा हूं कि ये जो मिनरल्स की जो डील है ना, ये अमेरिकन ने रास्ता दिखाया कि अगर आप इंतजाम संभालते हैं पाकिस्तान का तो हम आपके साथ ये जो है ना डील कर लेंगे और 10, 15, 20 अरब डॉलर जो है ना वो हम कमाएंगे और इससे 2, 3, 4 गुना ज्यादा आप कमाएंगे और पाकिस्तान की पांचों घी में होंगी और आप बनेंगे हीरो। हालांकि ये ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। उसके अंदर से मेरी इतलात और मेरे अंदाजे और मेरे तज्जिए और बहुत सारों के तज्जिए के मुताबिक ऐसा है कि जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब, जिस तरीके से मैं उनके ऊपर तनकीद कर रहा था कि ये छुपे हुए ज़ियाउल-हक हैं, बाद अज़ां ये पता लगा ये अपने प्रोफेशन के माहिर हैं, अपनी लाइन पे रहते हैं। इनके बारे में ये तासुर भी गलत दिया गया था, ये इतला है। हो सकता है मैं गलत साबित हूं, दीगर गलत साबित हूं, तो ये चीज हमें नजर आती है। अच्छा, उसके बाद मैं अब आपको फिर दोहराता हूं कि आपने देखना अपने इर्द गिर्द क्या होता है। तो ये इज्जत जो मिली है ना कि पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ जिसके डजन ऑफ दौरे होते हैं, आ रहा होता जा रहा होता, उनके मकसद क्या होते हैं, वॉर कोर्स होने हैं, ये होना है, फलाना होना है, ये वेपन्स चाहिए, ये चीज चाहिए, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो, इस तरह के होते हैं। पॉलिटिकली उनको ऑफर्स हमेशा से की जाती हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री को कि अपने मुल्क का खुद बेड़ा गर्क कर लो। इस तरीके की ऑफर मैंने आपको इस दौरे से पहले बताई थी कि ये दी जाएंगी, और अगर कोई अंदर खाने कोई इतला मिलेगी या जब वो रिटायर होंगे तो वो लिखेंगे अपनी किताब में कि जब मैं गया अमेरिका तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मार्शल लगा लो, लेकिन मैंने जो है ईमानदारी का दामन हाथ से न छोड़ा।
یا اپنی کتاب میں لکھ دیں گے یا شاید پہلے دوستوں سے شیئر کر دیں. لیکن آج کل تو اطلاعات پہلے سے ہوتی ہیں, عمل بعد میں ہوتا ہے, اطلاع پہلے ہوتی ہے. اچھا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر آ جائے. اب بات کو سمجھیں, میاں محمد نواز شریف کو اس پورے ہول سسٹم کے اندر سے جس نے ذلیل کیا تھا نا, میاں نواز شریف بہت کچھ کر سکتے تھے, وہ انٹرنیشنلی بھی بہت کچھ کر سکتے تھے. ان کے پاس بہت ساری اطلاعات تھی, یہ میرے پاس بھی اطلاع ہے کہ ان کے پاس ایسی اطلاعات تھیں کہ وہ بہت ساری جگہوں پہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو جو انٹرنیشنل ہیں ان کو ایکسپوز کر سکتے تھے. اور وہ لوگ ڈر بھی رہتے کہ ہم متنازع ہو جائیں گے, ہمارا پولیٹیکل کیریئر تباہ ہو جائے گا, ہمارا کیریئر تباہ ہو جائے گا. لیکن میاں صاحب نے کہا کہ نہیں, جب چھوڑ دیا تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یہ کس لیے کر رہے ہیں, چھوڑ دو. اب قدرت انتقام لے رہی ہے, ٹھیک ہے, پاکستان بھی سٹیبل ہو رہا ہے, ایران کو بھی جو نا مختلف جگہوں سے سپورٹ ملی, ہو سکتا ہے ہار جائے, ہو سکتا ہے جو کچھ بھی ہو, اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے, وہ بہتر جانتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر میں یہ جو بات جانتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے میاں نواز شریف نے کہا کہ درگزر کرو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, ان کو جو عزت ملی ہے نا, اس وقت میں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو احساس ہوا ہے کہ ہماری عزت بچائی کس نے. ہم تو فرغ ہو چکے ہوئے تھے, اور ہمارا تو وہ حشر ہونا تھا کہ ہمارا بچنا ہی کچھ نہیں تھا. بعد میں پاکستانیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا, لیکن پاکستانی جو ہمارے ساتھ کرتے وہ بھی بڑی کلاس کی چیز تھی, نظر آ گیا تھا, لے دے گئے تھے. لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ان کے گلے میں توق جائے گا. جیسے کہ یہ جو فیلڈ مارشل کا جو اعزاز ملا نا, یہ جتنے جوان اور افسران کے ان فائٹ ہونے میں جو ملا ہے, تو یہ سب کی گردن میں یہ تمغہ ڈالا ہے فیلڈ مارشل کا. یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی سربراہ کو دیا جاتا ہے. یہ جو ایئر چیف ہے ان کے گلے میں بھی ڈلا ہے, اور جو نیول چیف ہے ان کے گلے میں بھی ڈلا ہے, اور ان کی پوری فورس کے گلے میں ڈلا ہے, اور میرے اور آپ کے گلے میں بھی ڈلا ہے, کیونکہ ہم بھی لڑے تھے. تو یہ بات آپ سمجھیں. یہ جو تمغہ ہے نا, اس کی اہمیت کو شاید وہ سمجھیں کہ ہم نے اس صورتحال کے اندر جس ڈائن کو ہم نے پالا, وہ ڈائن کو ہمارے اندر سے سپورٹ کرتے رہے, ایک زیرو کو پھر ہیرو بنا دیا, اور پھر جو انسان ان لوگوں نے قربانی دے دی. تو ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ وقت پلٹتے ہوئے اس جنریشن نے جو انسان جس وقت میں ٹاپ لیڈرشپ ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اس نے دیکھا ہے. ان میں سے کچھ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, کچھ کی آدھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, کچھ کی نہیں کھلی ہوئی. جن کی نہیں کھلی ہوئی نا, وہ سائڈ پہ ہوتے جا رہے ہیں. تو اللہ پاک کی ذات ہے, سرخرو کرنے والی ہے. میاں نواز شریف کا جو قربانی ہے نا, وہ رنگ لے کے آ رہی ہے, اور بہت اچھے طریقے سے لے کے آ رہی ہے. میاں نواز شریف ایک بزرگ لیڈر ہے, ان کا جو کام تھا وہ کر چکے ہوئے ہیں, اور ان کا جو ذمہ کام ہے وہ کر رہے ہیں. اس ٹائم میں پاکستان میں سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اس ٹائم میں اس طریقے سے بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کم از کم 2-3 سال. ہاں, لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ نے پھر دوبارہ اپنا رنگ دکھایا, وہی پرانا رنگ دکھایا, میرا نہیں خیال کہ قدرت اب چانس دے گی. کیونکہ بخشش ہے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی عزت ہے نا, یہ اللہ پاک کی طرف سے اور اس کے بندوں کی طرف سے دی ہوئی بخشش ہے, خیرات ہے, صدقہ ہے. اس کو اگر وہ غنیمت جان لیں تو بہت اچھا. اور انہوں نے شاید جانا ہے تو اللہ پاک نے ایسے رنگ لگائے ہیں, ادروائز کوئی وجہ نہیں تھی. جس طریقے سے لے دے گیا تھا یہ باجوہ ڈاکٹرائن, اور باجوہ ڈاکٹرائن ان کے بھانجے بتیجے چچیر پھپھیر ممیر وہ نہیں تھے, وہ سارے یہ فورس ہی تھی جنہوں نے مالی فائدے اٹھائے ہیں. وہ مجرم ہے آج بھی. اگر ان کو نہیں پکڑا جائے گا تو یہ توق بھی جو انسان نا, یہ فیلڈ مارشل والوں کے گلوں میں ہی جائے گا. لیکن اگر جیسے جیسے اسٹیبلٹی ہوتی ہے اور یہ ریفائن کرتے ہیں, تو پھر ہمارا فیوچر بہت اچھا ہوگا. باقی یہ جو امریکہ میں کہ جی منرلز کی ڈیل کر لو, ایکسپورٹ امپورٹ ایکس پہ ہو جائے گی, جی ایس پی لگ جائے گا, جنرل سپورٹ پریفرنس جو ان کا قانون ہوتا ہے, یعنی کہ ٹیکس فری. تو یہ سب جو انسان ہمیشہ سے دکھائی گئی ہیں. مشرف کو بھی یہی ڈیل تھی, ضیاء الحق کو بھی یہی ڈیل تھی, یہاں پر بھی یہی ڈیل کہہ رہے ہیں.
بیچ میں جو ہے نا ٹائٹ کیا ہوا ہے، سویلینز کو ٹائٹ کر دیتے ہیں، ماشاء اللہ والوں کو یہ اپرچونٹیز دیتے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام کا رگڑا نکل جاتا ہے۔ جو حالات بن گئے ہیں اب اگر اس طریقے کی کوئی حرکت کریں گے نا تو بہت ہی خطرناک ہوگی۔ پاکستان کو جو مرضی فائٹر پلینز F-13 F-16 کسی کام کے نہیں ہے۔ میں ایک آدھ بار میرے منہ سے نکل گئی تھی بات تو مجھے منٹوں میں میسج آ گیا تھا، بس یعنی کہ ولاگ چڑھا ہے میں نے، پھر بعد میں اس کو جو ہے نا ڈیلیٹ کر دیا منٹوں میں کہ یار یہ آپ نہیں، یہ آپ بات نہ کریں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں کرتے، میسج آ گیا ٹھیک ہے نہیں کرتے۔ پاکستان کو جو ڈیفنس کے معاملے میں بھی جو بات جو کیا ہے نا، جو سپورٹ کیا وہ بھی میاں محمد نواز شریف نے کیا ہے کہ نئی F-16 خرید دیں، ہمیں اپنا جہاز بنانا ہے، ہم نے چائنا کے اشتراک سے بنانا ہے۔ دیکھیں ابھی بلاک 3 آ گیا اور اس کے بعد جو ہے J-10C بھی آ گیا۔ پاکستان کا اس کے اندر بھی کافی سارا رول ہے، گو کہ وہ ایک ہڈن ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیکنیشینز پاکستان کے امریکہ میں بھی کام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ کا اسلحہ پاکستان بناتا ہے، نہیں اس طریقے سے، لیکن بڑی ایکسپرٹیز ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا اور اپنے چادر میں پاؤں رکھ کے چلنا ہوگا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔